अच्छा, खाना क्या चाहिए, मतलब जो आपने कहा कि खाली पेट नहीं आए तो क्या खाएं सुबह ऐसा? आप कुछ भी खाइए, आप बिस्कुट ही खा के आइए। वॉकिंग करने वाले लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, अपने पॉकेट में एक कोई मीठी चीज़ ज़रूर रखिए। जब मॉर्निंग वॉक करते करते उनको क्या मूर्छा आ जाती है, बेहोश सा हो जाते हैं, तो इसको मतलब जैसे वॉक जो खाली पैर तो कर ही नहीं सकते, फिर इसका मतलब एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। कुछ भी चुप जाए तो पता नहीं हम चलेगा। बहुत पेशेंट देखते हैं, कुछ भी चुप जाए पता नहीं चलता है, घाव हो जाता है और घाव फिर विकराल रूप धारण कर लेता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मॉर्निंग वॉक जो करते हैं वह डायबिटिक जो लोग हैं, जिनको शुगर है, मधुमेह है, वह क्या खाली पेट करना बेटर होगा या कुछ खाकर करना चाहिए? अच्छा, मतलब 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रही है? डायबिटीज देखिए मल्टीफैक्टोरियल है, कोई एक कारण से नहीं होता है। आप खाते हो, बैठ जाते हो, ऑफिस चले जाते हो, आते हो, सोते हो, खाते हो, हरी वरी करी, आज के दिन में स्ट्रेस, जो जल्दी जल्दी सब कुछ, फास्ट फूड आपको बहुत ज़्यादा लेना। डाइट जो है ना बैलेंस रखिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल खाने का। अच्छा, मतलब फूड में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कार्बो कट करना है। हाँ, और प्रोटीन, मतलब चावल वावल ये सब। यस, और प्रोटीन और फाइबर को थोड़ा ज़्यादा लीजिए। जो को सोच समझ के खाना चाहिए, उसमें क्या बनाना, मैंगो, लीची, कटहल और अंगूर है। अच्छा, और जो आप तभी भी खा सकते हो वो पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मौसमी, मैंने तरबूज बोला, ये सब में क्या फाइबर बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में तनावग्रस्त जीवन के कारण हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पनपती है, और उसी में एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज फिलहाल पूरी तरह से संभव नहीं है। उसका नाम है डायबिटीज। और डायबिटीज तनाव के कारण ही आती, अक्सर ऐसा माना जाता है, और जीवन शैली भी उसके एक मूल कारण माना जाता है। आज हम मॉर्निंग वॉक पर जब पहुंचे थे तो हमारी मुलाकात डॉक्टर नवीन अग्रवाल से हुई, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल हैं। इनसे जब मुलाकात हुई तो हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ के बारे में अगर हम इनसे कुछ मशवरा ले पाएँ, लोगों तक कुछ सलाह पहुंचा पाएँ, तो हो सकता है कुछ लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। सुबह सुबह आज आपके साथ मैं जुड़ा हूं, लोग जानते हैं संजय एडमन के नाम से, और आप देख रहे हैं खबर समय। ये मैं बोलना भूल गया था, मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। तो आज हम स्वास्थ्य को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज हम खड़े हैं पुनामी मंदिर के प्रांगण में। यहाँ लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक, योगा ये करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मॉर्निंग वॉक जो करते हैं वह डायबिटिक जो लोग हैं, जिनको शुगर है, मधुमेह है, वह क्या खाली पेट करना बेटर होगा या कुछ खाकर करना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, मॉर्निंग वॉक जब आप करते हो ना, आप कुछ खा के आओ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, जब मॉर्निंग वॉक करते करते उनको क्या मूर्छा आ जाती है, बेहोश सा हो जाते हैं, बहुत कमज़ोरी लगती है, स्वेटिंग आने लगता है, एक्चुअली उनको ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो हमेशा डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए, लेकिन जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो कुछ खा के आना ज़रूरी है, ताकि आपको हाइपोग्लाइसेमिया ना हो, और पानी पी के आइए, खूब फुल्ली हाइड्रेटेड आइए, ताकि आपको हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अच्छा, इसमें और कौन सा व्यायाम है जो उपयोगी होगा डायबिटिक? देखिए, डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए हम लोग ये बात बोलते हैं कि एक्सरसाइज 5 डेज इन ए वीक, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी व्यायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो या रनिंग करो, 20 to 25 मिनट्स इनफ है, 5 डेज इन ए वीक। अच्छा, इसमें देखिए वॉकिंग सबसे अच्छा है, और वॉकिंग में भी देखिए तरीका सही नहीं है लोगों का। लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं और उनको पसीना भी नहीं आता है। अच्छा, देखिए वॉकिंग बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, एक नंबर। और दूसरा नंबर है कि पसीना आना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में पसीना नहीं आए, वो एक्सरसाइज कोई काम की नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दो बातचीत करते करते टहलते जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वॉकिंग नहीं है। प्रॉपर वॉकिंग के लिए फास्ट ब्रिस्क होना चाहिए, दोनों हाथ 45 डिग्री तक जाना चाहिए, आपकी हार्ट रेट थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, और आपको पसीना आना चाहिए। अच्छा, मेन है पसीना आना जरूरी है। तभी तो आप सोचेंगे कैलोरी बर्न कर रहे हो। लेकिन 20-25 मिनट से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। ना, आप कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम एक स्टैंडर्ड है, और ये पूरा रिसर्च ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है। अच्छा, खाना क्या चाहिए, मतलब जो आपने कहा कि खाली पेट नहीं आए तो क्या खाएं सुबह ऐसा? आप कुछ भी खाइए, आप बिस्कुट ही खा के आइए। और वॉकिंग करने वाले लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, किसी को भी बोलता हूँ, डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए, अपने पॉकेट में एक कोई मीठी चीज़ ज़रूर रखिए, और प्लस एक विजिटिंग कार्ड ज़रूर रखिए, जिसमें आपका नाम, आपके डॉक्टर का नाम
और डॉक्टर का फ़ोन नंबर हो। अच्छा। क्योंकि आपको ये बात नहीं मालूम कि कहाँ आपको ग्लूकोज लेवल घट जाए, हम्म। तो कोई भी आसपास के आदमी आएंगे, या तो आपके पास मीठी गोली है और आपको मालूम है कि ग्लूकोज घटने से क्या क्या सिम्टम होता है, तो फटाक से आप मीठी गोली खा लिए, तो आपकी जान तक बचती है। और या फिर आप बेहोश हो ही गए तो कोई भी आदमी आपकी पॉकेट खोजेगा, उसको विजिटिंग कार्ड मिलेगा और ये लिखा मिलेगा कि मैं डायबिटिक हूँ, तो वो लोग ग्लूकोज आपको खिला देंगे। ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, हमने देखा है इससे कई जिंदगियाँ बचती हैं और काफ़ी लाभवंत होता है। डॉक्टर साहब, जब मॉर्निंग वॉक की बात आती है तो फिर से एक और मेरे जहन में सवाल आता है, क्योंकि मैं भी खुद एक डायबिटिक हूँ। पैरों में अक्सर देखते हैं प्रॉब्लम रहती है, चलने में भी दिक्कत आती है, झंझनाहट होती है, प्लस जो सेंसेशन होती है पैरों में, सूजन टाइप का भी रहता है, तो ये क्या है? करेक्ट। देखिए डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए पैरों में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ। 2 कारण से। एक, डायबिटिक पेशेंट लोग में जो खून की नलियाँ होती है ना, वो मोटी हो जाती है। अच्छा। जिसको हम लोग अपनी भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। एक। दूसरा नंबर, नर्व के अंदर ग्लूकोज घुस जाती है। अच्छा। जिससे न्यूरोपैथी होता है, जिससे जलन, झंझनापन और तेज हो जाए तो सुन्नापन, आपको पता नहीं चलता गरम ठंडा का या कोई पेन का। ये 2 कारण से डायबिटिक में फूड के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। और डायबिटीज़ में इस 2 कारणों से आपके पैर से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं। तो इसको मतलब जैसे वॉक जो खाली पैर तो कर ही नहीं सकते, फिर इसका मतलब एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। कुछ भी चुभ जाए तो पता नहीं हम चलेगा। बहुत पेशेंट देखते हैं, कुछ भी चुभ जाए पता नहीं चलता है, घाव हो जाता है और घाव फिर विकराल रूप धारण कर लेता है। अच्छा, तो मतलब क्या शूज कौन से ज़्यादा प्रेफरेबल होने चाहिए? देखिए आप जैसे डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए पैरों के बारे में बताता हूँ। आप अपना मुंह मिरर में कितनी बार देखते हो, आप तरह तरह के मेकअप करते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, लेकिन आप कभी भी पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपने कितनी बार अपने पैरों को देखा होगा नहाते समय? नहीं देखा। आप अपने पैरों को हर हफ्ता एक मिरर लेके ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे तो देख नहीं पाओगे, मिरर के थ्रू देखिए, एक नंबर। दूसरा नंबर, पैरों में कोई भी कट, कोई भी फोड़ा ऐसा हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करिए। तीसरा नंबर, आप जब भी पैरों में सॉक्स पहनते हो, कॉटन सॉक्स होना चाहिए। अच्छा। जूते ढीले होने चाहिए। जूते में पैसा खर्चा करिए आप कपड़ों में पैसा खर्चा करते हो, तरह तरह के डिज़ाइनदार कपड़े लेते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जूतों में अच्छा खर्चा करना चाहिए। आप डॉक्टर सोल आती हैं, बाटा की या बहुत सारी कंपनियों की बहुत सॉफ्ट शू चप्पल आती है, वो पहनिए। और महंगे वॉकिंग शू एडिडास के हो या कोई भी अच्छे ब्रांडेड कंपनी के हो, वो पहनिए आप। तो पैरों की रखवाली लेकिन आपको करना ज़रूरी है। जैसे रात में आप गर्म पानी सेवलन में दे के पानी को पैरों को डुबा के रखिए और उसको अच्छे से पोंछ के आप उसको मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके बाद सोइए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपने चेहरे को देखते हो वैसे आप पैरों को देखिए, लेकिन पैर को आप हफ्ते में एक बार देख सकते हो। प्लस डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए पैरों को डॉक्टर के पास भी दिखाइए हर 6 महीने में एक बार, क्योंकि आप डॉक्टर लोग हम क्या करते हैं पैरों के लिए, हम 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं। एक होता है प्लेथिस्मोग्राफी, यानी कि दूसरा होता है VPT, वाइब्रो प्लेथिस्मोग्राफी जिसको बोलते हैं, माने वाइब्रेशन देके देखते हैं आपका वाइब्रेशन का सेंसेशन है कि नहीं। दूसरा पोडोस्कैन, इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका कोई प्रेशर पॉइंट तो नहीं है कहीं पैर में, क्योंकि आप देखिएगा बहुत लोग का फ्लैट फुट होता है, वो चलते हैं तो वहाँ पर घाव हो जाता है प्रेशर पॉइंट पे, वो हम आगे से ही पता कर लेते हैं। और तीसरा नंबर है ABI, मतलब आर्टरियो ब्रेकियल इंडेक्स, मतलब आपका हाथ में सर्कुलेशन और पैर में ब्लड सर्कुलेशन में कोई फ़र्क तो नहीं है। ये 3 चीज़ से हम पता चल जाता है हमें कि आने वाला टाइम में पैर क्या होने जा रहा है, आपका पैर हेल्दी है कि नहीं डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए, और अगर अनहेल्दी है तो हम उसको प्रिकॉशन कर सकते हैं और बचा सकते हैं आपको। क्योंकि आपको एक बात और मैं बता दूं कि एम्पुटेशन ऑफ पैर जो होता है ना, नॉन ट्रोमेटिक कॉज, कॉमनेस्ट कॉज इज डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। अच्छा, मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि हम एक साधारण आम लोगों के हिसाब से अगर सोचते हैं तो हमारी सोच में आता है कि डायबिटिक एक तनाव के कारण होता है या जीवन खाने पीने के कारण होता है। तो आपके हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से क्या कॉज होते हैं डायबिटिक के? डायबिटीज़ देखिए मल्टीफैक्टोरियल है, कोई एक कारण से नहीं होता है। लेकिन किसी के फैमिली में यदि एक सिंगल पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो उसके बच्चे को डायबिटीज़ होने का चांसेस 40 to 50% होता है। अगर बोथ द पेरेंट्स अगर डायबिटिक है
तो 70% तक चांसेस है कि उसको डायबिटीज़ होगा। ये तो हुआ एक नंबर हेरिटेरी फैमिली फैमिली हिस्ट्री के कारण होगा। दूसरा मोटापा, तीसरा सेडेंट्री हैबिट्स, आप खाते हो, बैठ जाते हो, ऑफिस चले जाते हो, आते हो, सोते हो, खाते हो। चौथा बैड हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, पान पराग, पुड़िया, हरी वरी करी, आज के दिन में स्ट्रेस, जो जल्दी जल्दी सब कुछ, फास्ट फूड आपको बहुत ज़्यादा लेना, ये कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण डायबिटीज़, कोई एक फैक्टर को आप नहीं कर सकते। किसी किसी को कुछ परसेंटेज में जेनेटिक होता है, जैसे बच्चों में डायबिटीज़ होता है, वो जेनेटिक्स होता है, तो 5% केस में मिलता है। इसलिए डायबिटिक एक सारे फैक्टर, जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन में जो आपको सब्जी मिलती है, खाना मिलता है, वो पोल्यूटेड मिलता है, वो भी एक डायबिटीज़ का कारण है। तो ये सारे कारण हैं जिसमें डायबिटीज़ होती है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 और ये जो गर्भावस्था में डायबिटीज वाला, क्या डिफरेंस क्या है ये सब चीज़ में, और इसके पहचान मतलब हमको कैसे होगा कि हम डायबिटिक 1 है, डायबिटिक 2 है, कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? करेक्ट। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे तो मोर देन 40 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ आप जानिए, जितने भी आप डायबिटिक पेशेंट देखते हो ना, 95% टाइप 2 होते हैं। टाइप 2, अच्छा। और 5% ही टाइप 1 होते हैं। तो क्या है ये टाइप 2? करेक्ट। अब टाइप 1 कैसे पहचानोगे? आप जनरल पब्लिक के तौर पे जिसको 15 साल से नीचे जिसकी एज हो, एक। अच्छा। दूसरा नंबर, जिसके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं हो, यानी कि नो फैमिली हिस्ट्री। ओके। 2 नंबर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप पहचान जाओगे कि ये टाइप 1 है ना टाइप 2 है। हमारे पास पेशेंट 5 साल से लेकर 15 साल तक के आते हैं और फैमिली हिस्ट्री में कोई नहीं रहता। वो अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो खेलता कूदता है, स्विमिंग करता है। 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रही है? स्विमिंग करता है, खेलता कूदता है, वो तो खाना भी इतना लिमिटेड खाता है, बैडमिंटन खेलता है, फिर इसको डायबिटीज़ कैसे हो गया? तो ऐसे प्रेजेंटेशन होता है जो टाइप 1 होते हैं। माने मदर के लिए, फादर के लिए भी शॉकिंग होता है, अरे इसको डायबिटीज़ हो गया। तो डायबिटीज़ टाइप 1 ऐसे होता है और ऐसे प्रेजेंट करता है। और टाइप 2 मतलब 30 साल से ऊपर, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, मोटे हैं और तरह तरह की जो लाइफस्टाइल उसकी चेंजेस हैं, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और रहा बात आपका एक गर्भावस्था जो बोला है, प्रेगनेंसी में बहुत प्रेग्नेंट लेडी को भी डायबिटीज़ होता है। यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, माने 14 हफ्ते और 28 हफ्ते में जब प्रेगनेंसी होती है, उस समय डायबिटीज़ होता है। इसलिए प्रत्येक गायनेकोलॉजिस्ट बोलता है ब्लड शुगर आपका जरूर कराता है कोई भी प्रेग्नेंट को। अच्छा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी। अच्छा, ये डायबिटिक के बारे में अक्सर एक धारणा है कि प्री डायबिटिक अगर हो तो वह उसको रोकथाम कर सकता है। इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या रोका जा सकता है? मतलब मुझे पता चला कि ठीक है, मैं एकदम उसमें सीमा रेखा तक पहुंच चुका हूं, तो ऐसा कोई माने है जिससे कि हम रोक सकते हैं उसको कंट्रोल करके? 100% बिना दवाइयों के 100% आप रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं अगर अच्छा, होगी। पोस्टपोन कर सकते, माने आएगा वो ना, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रोक भी सकते हैं। आएगा मतलब अच्छा। कब आएगा? अब 60 साल बाद आएगा, आपकी उम्र 40 साल है तो आने दीजिए। कहने का मतलब है कि एक बार के लिए आप उसको रोक आराम से रोक सकते हैं। आपको मैंने जितना जितना कारण बताया, ओबेसिटी, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि इंडिया में ना कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं लोग। उनका खाने का 80% जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। प्रोटीन ये सब बहुत कम खाते हैं, कॉस्टली भी होता है और खाने की आदत भी नहीं है। पुराने ज़माने में जो हम लोग के ऋषि मुनि या माँ लोग खाना देती थी, वो परफेक्ट खाना होता था, जिसको हम भूल गए हैं। अब माँ लोग का खाना तो अब होता ही नहीं है। हाँ। जो देती थी एक थाली में दाल भात सब्जी सलाद थोड़ा घी, ये एक बैलेंस डाइट होता था, जो आजकल नहीं है। तो इसलिए यही बात है कि मल्टीफैक्टोरियल होता है। और आप इस मल्टीफैक्टोरियल, जैसे सेडेंटरी हैबिट को हटा दीजिए, एक्सरसाइज करिए डेली, अच्छी नींद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा मेडिटेशन, उसके बाद खाने में थोड़ा कंट्रोल, और मोटापा अपना ना आने दे, और अपना डाइट जो है ना बैलेंस रखिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल खाने का। अच्छा, मतलब फूड में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कार्बो कट करना है। हाँ, और प्रोटीन, मतलब चावल वावल ये सब। यस, और प्रोटीन और फाइबर को थोड़ा ज़्यादा लीजिए। ऐसे करेंगे आप, देखिएगा आपको डायबिटीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। अच्छा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो क्या उपवास रख सकते हैं? ये एक सवाल है, क्योंकि खाली पेट तो रहना नहीं होता है डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको खाली पेट नहीं रहना होता है। तो इसको माने क्या ये बेहतर है, कर सकते हैं या रिस्की है? एकदम कर सकते हैं।
आप कैसे? डायबिटिक पेशेंटों के लिए मेरे हिसाब से तो आप जरूर करिए उपवास। कैसे? देखिए जितना भी उपवास आज तक होता है, आप देखिए चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, हमारे हिंदू धर्म का हाँ, हो, ना तो खाना कब खाते हैं आप? सनसेट के पहले और सनराइज के बाद, ये दो चीज़ में हम फास्टिंग करते हैं ना। जो भी खाना होता है हम मॉर्निंग में खा लेते हैं और फिर सनसेट के बाद खाते हैं, बीच में हम फास्टिंग रखते हैं। हाँ। फास्टिंग रखने से आपका शरीर में डिटॉक्सिफाई होता है। आपकी जितनी, जैसे गाछ है, गाछ में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं ना, वैसे ही आपके शरीर के अंदर सब सेल्स, पुराने सेल्स हो सकते हैं वो झड़ जाते हैं और नए सेल्स आते हैं, नई एनर्जी आती है, नई रिजुविनेस आती है। ये फास्टिंग से होता है। इसलिए फास्टिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ प्रिकॉशन आपको लेना है। जैसे आप सुबह का जब फास्टिंग से पहले का जो खाना खाते हो, उसमें आप ना साइट्रस फ्रूट लीजिए, जिसमें रस हो, जैसे पाइनएप्पल, जैसे इधर बैठते हैं। हाँ, वाटरमेलन हो, जैसे मौसमी हो, संतरा हो, जिसमें रस होते हैं, वो खाइए। उससे क्या होगा कि पूरा हाइड्रेट हो रहेगा शरीर, पानी उससे लेते रहेगा। अच्छा। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस सुबह जब कुछ खाना खाते हो फास्टिंग से पहले, तो प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, वो आपके पेट को भरा रहेगा और आस्ते 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 लेते रहेगा। और रात में जो है वही प्रोटीन ये सब लीजिए। सबसे बड़ा फास्टिंग में प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे ही फास्टिंग हो जाता है ना, उसके बाद लोग फीस्टिंग करने लगते हैं। मतलब जैसे ही व्रत टूटा, एकदम थाली भर के ज़्यादा खा तरह तरह के व्यंजन, ये सबसे खतरनाक होता है। ये ना करें, फास्टिंग जरूर करें। और रिगार्डिंग कुछ मेडिसिन और डोज जो चेंज करना होता है, वो ये है कि ऐसा माना गया है कि जो सुबह का जो डोज होता है, वो आप जितनी डोज लेते हो उसका 1/3 लीजिए या हाफ लीजिए, एक नंबर। और दूसरा नंबर, रात में जो डोज लेते हो, वो जो सनसेट के बाद आप जब खाते हैं ना, उस समय ले लीजिए, थोड़ा प्रीपोन कर लीजिए। अच्छा। इतना मोर, लेकिन फिर भी डॉक्टर की परामर्श के बिना आप ना करें। और ये मोर और लेस आपका एक डोज एडजस्टमेंट है। और ये फास्टिंग के दौरान क्या शुगर का मॉनिटरिंग भी जरूरी है क्या? यस, डेफिनेटली फास्टिंग के दौरान आपको शुगर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक सुबह नाश्ते के फास्टिंग में, एक सुबह जब खाते हो तब उसके बाद फास्टिंग करते हो, उस समय एक दोपहर को 3 बजे से, क्योंकि ये माना गया है कि दोपहर को 3 बजे सबसे ज़्यादा इंसुलिन आपका बनता है। ओके। पीक होता है इंसुलिन आपके जो शरीर से निकलता है। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया होना होगा ना, तो उस समय होगा 2 से 3 के बीच में। मतलब दोपहर 2 के बीच? यस, 2 से 3 के बीच मतलब में। हम लोग जो खाना खाने के बाद में जो ये तो फास्टिंग की lunch का- स्टेज है ना, ये हाँ, तो। हाँ। तो उसमें 2 या 3 बजे के समय एक बार आप ब्लड शुगर करिए। अच्छा। और फिर आपको रात के खाने के बाद करिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो डायबिटिक जो लोग होते हैं, वो उनके लिए मशवरा ज़रूरी है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डाइट प्लान मैंने अभी बोला आपको, बैलेंस डाइट होना चाहिए। इंडिया में यही प्रॉब्लम है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है वो 50% होना चाहिए, जो प्रोटीन होता है वो 20% to 30% होना चाहिए, और फैट 20% होना चाहिए। और फ्रूट्स क्या खा सकते हैं? आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, एक फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट तो एकदम सेफ है, और कुछ फ्रूट्स आपको सोच समझ के स्मार्टली खाना चाहिए। जो कुछ सोच समझ के खाना चाहिए उसमें क्या, बनाना, मैंगो, लीची, कटहल और अंगूर है। अच्छा। और जो आप कभी भी खा सकते हो वो पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मौसमी, ये इस टाइप के सेब, पाइनएप्पल तो बोला जाता है कि शुगर बहुत ज़्यादा इंटेक्ट करता है ना। आप लिमिट पे खाओ, लेकिन वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अच्छा। पाइनएप्पल में ना फाइबर बहुत होता है, आप देखिए। अच्छा, फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसमें खा फाइबर सकते हैं। सबसे ज़्यादा होगा ना, वो आप आराम से खाओ। जैसे मैंने मौसमी बोला, जैसे मैंने तरबूज बोला आपको, ये सब में क्या फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो उस वजह से आप खा सकते हैं। हाँ। और ये डायबिटिक का जो मरीज है, वो राइस अगर खाना चाहे तो कौन सा राइस खा सकते हैं? राइस कोई भी खाइए। अभी देखिए बहुत ट्रेंड चला हुआ ब्राउन राइस का या ब्राउन ब्रेड का। ब्राउन ब्रेड, हाँ, ये Yes, सब भी yes. है। ना ब्राउन, देखिए आप एक बात समझो, ये क्या होता है ब्राउन राइस और वाइट राइस होता क्या है? एक कवरिंग राइस में लगा दो ब्राउन रंग की, तो वो ब्राउन राइस हो गया। और उस राइस को धो दो, पॉलिश कर दो, ऊपर की कवरिंग हटा दो, तो वो वाइट राइस हो गया। अब ये जो कवरिंग होती है राइस की, इसमें क्या होता है? इसमें फाइबर होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें विटामिन होते हैं। अच्छा। तो ये जो कवरिंग होती है, ये आप खाओगे साथ में, तो इसमें फाइबर गया आपका, पेट भरा रहेगा, और मिनरल्स, विटामिन तो है ही है।
आप इस कवरिंग को जब हटा देते हो वाइट रस बनता है, तो ये सब चीज़ डिप्राइव होती है। एक दूसरा, एक कटोरी अगर आप ब्राउन राइस लो, उसका कैलोरी वैल्यू होगा आपका 240 210, लेकिन उतना ही अमाउंट अगर वाइट राइस लो तो उसका कैलोरी वैल्यू होगा 240, यानी कि 30 कैलोरी बढ़ गया। तो कैलोरी भी आप कम लेते हो, इसलिए सब रिकमेंड करते हैं कि ब्राउन राइस आप लो, इससे फ़ायदा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा डायबिटिक पेशेंट में। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट के लिए और एक चीज़ मैंने देखा है, जैसे मैं भी जब सोचता हूँ खाऊं फिर नहीं खाता हूँ, नट्स कौन से खा सकते हैं, खा सकते हैं कि नहीं? यस, कौन से? आप नट्स, डायबिटिक पेशेंट में रिसर्च भी हुआ है, बहुत सारी स्टडी है, आप ज़रूर खाइए नट्स। और कैश्यू नट, अच्छा, कैश्यू नट आप 10-12 संख्या में ज़रूर खाइए, कोई किसी की सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कैश्यू नट में फाइबर होता है, एक नंबर, आपको पेट को भरा रहेगा, आपको देखिए खाली नहीं होने देगा, जल्दी जल्दी भूख नहीं लगने देगा, आप सुबह खाइए। दूसरा, इसमें गुड फैट बहुत होता है। अच्छा, देखिए इंडियन लोग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें गुड फैट, यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम उसको, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये इसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, हाई होता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। और ये कैश्यू नट एचडीएल को बढ़ाता है, तो ये एक बात हो गई। और कैश्यू नट से एक उसमें चीज़ होती है, केमिकल फाइटोफेनॉल बोलते हैं, वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, मतलब आपकी इंसुलिन की काम करने की शक्ति को बढ़ा देता है शरीर के अंदर। अच्छा, यानी कि आपका इंसुलिन अमाउंट भी कम हो जाएगा, यानी आपको डायबिटीज़ तो कम करता ही है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपको फाइबर, विटामिन, मिनरल्स देता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो इसलिए कैश्यू नट आप ज़रूर खाएं, कोई डॉक्टर बोले, मैं बोल रहा हूँ आपको, और एक मुट्ठी भर के कैश्यू नट आप डेली खाएं। और एक साधारण तौर से मैं देखता हूँ हर लोग बोलते हैं मेथी का पानी पियो, मेथी खाओ, या और भी बहुत सारे वो जूस पीने के लिए बोलते हैं, तो मेथी कितना कारगर है इसमें? देखिए मेथी डायबिटिक पेशेंट लोगों में कारगर है, कारगर है। हाँ, जिसको फेनुग्रीक बोलते हैं हम लोग। बोलते हैं हम लोग रिकमेंडेशन में 30 ग्राम टू 35 ग्राम पर डे मेथी आप लीजिए। अच्छा, मेथी में कुछ केमिकल होते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, माने आपकी इंसुलिन की कैपेसिटी, काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ये एक नंबर बात। दूसरा, मेथी में फाइबर होता है, देखिए रोटी के साथ मिला के खाइए, फाइबर आप जितना खाओगे ना उतना आपका पेट भरा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि मेथी खाना शुरू कर देते हैं और सारी दवाएं बंद कर देते हैं, इंसुलिन बंद कर देते हैं, एज इफ मेथी से उसका डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा। इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। आप मेथी खाएं, डायबिटीज़ के लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये दवा का या इंसुलिन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और ये करेला भी सेम हाल है, बीटर नट, ये एक सब्जी के तौर पे खाइए। अच्छा, इसमें भी फाइबर होते हैं, लेकिन करेला खा के आप सब कुछ छोड़ दोगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी केमिकल होते हैं जो आपकी डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं। हो सकता है करेला खाने से आपकी दवा की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, लेकिन आप छोड़िएगा मत। एक पेशेंट मैं बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली आया था नेपाल से, वो 6 महीने बाद आया था, ऐसे तो आगे रेगुलर दिखाते रहता था, तो उसका मैंने ब्लड शुगर किया तो 400 से पार था। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, आगे तो आपका कंट्रोल रहता था। बोला डॉक्टर साहब किसी ने बोला था मुझे खाली करेला का रस खाइए, करेला खाइए और दवा छोड़ दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। ये ऐसा मत करिएगा, आप खाइए, अच्छी चीज़ है, डायबिटीज़ लोग के लिए एकदम प्रूवन है कि हेल्प करती है, आपकी दवा कम कर सकती है, आपका इंसुलिन डोज कम कर सकता है, लेकिन टोटल अवॉइड मत करिए। माने दवा को बंद एक बार में नहीं कर सकते आप किसी भी हालत में, फिजिशियन से कंसल्ट करके आप धीरे धीरे उसको हो सकता है उसका डोज को कम कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो हम लोग आर्टिफिशियल स्वीट्स बोलते हैं, ये क्या लेना चाहिए या नहीं? आर्टिफिशियल स्वीटनर आप ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। ये देखिए, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की गोली होती है 5 मिलीग्राम की, आप 10 आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि 50 मिलीग्राम तक पर डे ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बार ले रहा था तो मुझे किसी दोस्त ने सलाह दी, वो भी मेडिकल से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो आप चीनी ले लो। क्यों ऐसा? ना, गलत है, गलत है, इससे बढ़िया चीनी ले लो नहीं है। हाँ, कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का ये रिसर्च किया गया है कि आप जब आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हो तो हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, अच्छे बैक्टीरिया, उसमें अफेक्ट करता है, वो कम कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत पेट की बीमारी होती है। अच्छा, लेकिन जो स्वीट पसंद करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब 0 कैलोरी,
और 5 मिलीग्राम की एक टेबलेट आती है। और बहुत लोग तो वज़न घटाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर का बहुत बड़ा मार्केट है और आप आराम से ले सकते हो। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये 2 कंडीशन में, लेकिन आप आर्टिफिशियल स्वीटनर मत कीजिए। अच्छा, अब जांच की बात अगर करें, रक्त जांच की, जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर कितना है, लेवल कितना है, उसका पता चलता है, तो उसमें HbA1c जो होता है जांच, वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझाएंगे? देखिए, आप नॉर्मल ब्लड शुगर जब करते हो तो आप मॉर्निंग में करते हो, फास्टिंग आपका आता है 110 और खाने के बाद आता है 180, आप खुश हो जाते हो। आप बोलते हो मेरा पूरा कंट्रोल है। लेकिन आप दोपहर को तो नहीं करते, आप रात को तो नहीं करते। कंट्रोल मतलब क्या होता है? 24 घंटा कंट्रोल। ऐसे नहीं कि सुबह का खाली कंट्रोल। तो ये 24 घंटा कंट्रोल बताने के लिए और लास्ट 3 महीने तक आपका क्या था, ये जानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं HbA1c, जिसका फुल फॉर्म है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो आप इस ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जब आप करते हो तो आपका एवरेज ब्लड शुगर एक, दूसरा लास्ट 3 महीने का ब्लड शुगर, ये हमको डिनोट करता है। और इनफैक्ट आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं, ये सबसे अच्छा टेस्ट है जानने का। अच्छा। जो 6.5% के नीचे होना चाहिए। 6.5 के नीचे, मतलब वो आदर्श मानते हैं उसको कि हाँ वो सही है, उसका डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए। तो इसलिए HbA1c जरूर टेस्ट कराए हर 3 महीना, और इसी के हिसाब से ही आपका कुछ होगा, कंट्रोल है कि नहीं हम जानेंगे। नॉर्मल ब्लड शुगर डेली मॉनिटरिंग के लिए है, लेकिन प्रोग्नोसिस के लिए, आपका ड्रग एडजस्टमेंट के लिए, आपकी इंसुलिन एडजस्टमेंट के लिए HbA1c लेकिन कराना आपको बहुत जरूरी है। अच्छा, इंसुलिन कब ले सकते हैं, मतलब कब लेना पड़ता है, मतलब किस लेवल के बाद इंसुलिन में जाना पड़ता है? देखिए, इंसुलिन ऐसे कब लेना पड़ता है, ये एक वेग क्वेश्चन है, क्योंकि इंसुलिन तो शुरू से ही आप लीजिए। लेकिन जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ मैंने बताया, उसमें तो डे 1 से आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि शरीर आपका इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में जब आपको ये लगे कि 3 दवा से ज़्यादा आप दवा लेने के बावजूद भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 2 बार आपने ब्लड शुगर कराया, 400 से ऊपर निकला, 2 नंबर। आप प्रेग्नेंट हो, लैक्टेशन है, तब आप कोई सर्जरी में जाना चाहते हो, सर्जरी करना आपको, तब इस सारे कंडीशन में आपको लेकिन इंसुलिन लेना अनिवार्य हो जाता है। वैसे तो आपको डॉक्टर बताएंगे, लेकिन दवा जब फेल हो जाए 3 दवा से ज़्यादा और शुगर बार बार आपका 400 से ज़्यादा लगे, या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ पेशेंट में आपका नर्व इफेक्ट हो गया, आँख इफेक्ट हो गई, किडनी इफेक्ट हो गया, हार्ट इफेक्ट हो गया, या आपको कोई इन्फेक्शन हो जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो, ये सारी कंडीशन में। लेकिन जैसे एक और कंडीशन बताता हूँ, आपका वज़न बहुत ज़्यादा घट गया हो, तब इंसुलिन, क्योंकि वज़न बढ़ाता है, तो ये सारी कंडीशन में इंसुलिन दिया जाता है। बाकी आप डॉक्टर से परामर्श करके आप। अच्छा, एक चीज़ और है, डायबिटिक के जो पेशेंट है उनकी जो दवाएं हैं, हाँ, वह खाली पेट में भोजन से पहले लेनी चाहिए या बाद में ही लेनी चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सबको, हम लोग देखिए, डॉक्टर लोग बोलते हैं खाली पेट लीजिए, प्रेस्क्रिप्शन में भी लिखा रहता है बिफोर फूड। आप क्या करते हैं, ज़्यादातर पेशेंट लोग सुबह खाली पेट खा लेते हैं और मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं। अच्छा, एकदम इंटेक्ट एम्प्टी स्टमक में ले लेते हैं। ये नहीं बोला डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोल रहा है खाली पेट मतलब खाने के 10 या 15 मिनट पहले, मैंने ब्रेकफास्ट से 10-15 मिनट पहले। अब बिफोर फूड में ज़्यादातर मिस्टेक ये लोग रहते हैं कि खाली पेट ले लेते हैं, और ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद। ये भी एक बहुत बड़ा हाइपोग्लाइसेमिया का कारण है। इसलिए बेटर है मेरे हिसाब से, जब आपका नाश्ता आ जाए आप बगल में रखिए, खाइए, फिर नाश्ता करिए, या खाने के बाद खाइए। कुछ दवा होती है जो खाली पेट ही खाना होता है, और कुछ दवा होती है जो खाने के बाद खाना होता है। लेकिन मोर और लेस ये एक प्रिंसिपल है कि 15 मिनट से 20 मिनट पहले आप खाने के खाएं। खाली पेट मतलब ये नहीं होता कि पूरा खाली पेट, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। अच्छा, कुछ मिथक हैं, जैसे एक मुझे मालूम है कि हाँ, लोग कहते हैं कि डायबिटिक कभी ठीक नहीं हो सकता जीवन में, क्या मिथक है या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डायबिटीज़ मैंने बताया 40 प्रकार से ज़्यादा की डायबिटीज़ होती है। देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ डायबिटीज़। बहुत सारी डायबिटीज़ होती है, रिवर्स होती है। अच्छा, तो उसमें अलग अलग है जो ठीक भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर
टेस्ट करके ये सब देख के बहुत सारी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मोटापा एक डायबिटीज़ का कारण है। अच्छा। मोटापा, आप मोटापा घटा दीजिए, डायबिटीज़ कम हो जाएगा। क्योंकि मोटापा क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या होता है कि इंसुलिन आपका है लेकिन काम नहीं करता। आप मोटापा घटा दोगे तो वही इंसुलिन काम करने लगेगी, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ रिवर्स होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब चलते चलते डायबिटिक के जो मरीज हैं उनके लिए कोई अगर सुझाव आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आज काफ़ी लंबा हमने टाइम ले लिया, फिर हम एक बार फिर अगर दर्शकों की डिमांड रही तो दोबारा फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे इस विषय को लेकर। फिलहाल आप कोई संदेश देना चाहते हो डायबिटिक के मरीजों के लिए तो आप दे सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ में आप कार्बोहाइड्रेट अपना कट करिए, आप प्रोटीन लीजिए और वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। 25 मिनट की एक्सरसाइज डेली करिए, योगा मेडिटेशन करिए और नींद एडिक्वेट लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, आप नींद रात की 7 घंटे की ज़रूर लीजिए। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए और अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से आप दवा लीजिए और मिथक पर विश्वास मत करिए। इतनी छोटी छोटी बातें ही हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो सोचना नहीं है, तभी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी रहेगी और आप प्रिवेंट भी कर पाओगे। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत समय दिया और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही। प्रश्न हमारे पास बहुत ज़्यादा थे लेकिन एक ही दिन में हम सारे प्रश्न आपसे कर नहीं सकते क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो हमने आज डॉक्टर नवीन अग्रवाल से बात की जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही डायरेक्टर हैं मनोकामना हॉस्पिटल के। अगर आपको लगता है कि आपको इनसे मिलकर विस्तार में बातें करनी है तो आप मनोकामना हॉस्पिटल में भी जाकर इनसे मिल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे हमारे जो इस वीडियो के कैप्शन में, जो कैप्शन सेक्शन है या कमेंट सेक्शन में भी डॉक्टर साहब का जो अपॉइंटमेंट लेने का जो नंबर है या जो तरीका है वह भी आपको हम वहाँ पर पोस्ट कर बताएं। तो ऐसे ही हमारी खबरों को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी मंगल कामना के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।